Welcome to my class. I am Shivam Pandey and in today's video I am teaching second chapter of science class 8th and the chapter name is microorganisms friend and foe. Students, you know that I have already completed one video in which previous section of this chapter has been completed and you must watch that video before watching this. If you watch that, you will know a lot of things about this chapter. Then first of all watch that video and then start this video. If you have not subscribed this channel, please subscribe it and share as you can do. Our next point is vaccine. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. मीन्स जब कोई बीमारी पैदा करने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, या यूँ कहो कि किसी कंट्री पे अटैक होता हो, ठीक, तो वो जो कंट्री होती है वो अपने आर्मी को, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उनसे युद्ध करने के लिए खड़ी करती है, या अगर उसके पास सैनिक कम होते हैं या कुछ कोई नई टेक्नोलॉजी होती है तो उसके हिसाब से वो अपने सैनिकों को ट्रेंड करती है, फिर उन्हें युद्ध के लिए भेजती है। तो वैसे जब कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, जो उससे जाके लड़े। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर्स अगेन। शरीर ये भी याद रखता है कि माइक्रोब से कैसे लड़ना है अगर वो दोबारा उसकी बॉडी में आ जाता है। मतलब भाई कि कोई भी चीज़ अगर हमने एक बार बना ली तो हम उसे भूल तो जाएंगे नहीं, वो हमारे पास वैसे ही रहेगा, दोबारा जब कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे एंटीबॉडीज़, किसी भी डिजीज़ के लिए जो एंटीबॉडीज़ है एक बार हमारी बॉडी में बन जाती है तो होल लाइफ हमारी बॉडी में ही रहती है, जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेती है। If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अगर मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोब्स को किसी हेल्दी बॉडी में, स्वस्थ शरीर में डाल दिया जाए तो शरीर उससे क्या करती है, लड़ती है, बैक्टीरिया को मार देती है। क्योंकि कमज़ोर होते हैं तो शरीर को थोड़ा सा समय मिलता है, जब माइक्रोब्स क्या रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे ना, शरीर को थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने आप को तैयार करने में, एंटीबॉडीज़ को बनाने में। आपके ऊपर कोई अटैक करता है, अगर वो कमज़ोर होता है तो शुरू में हो सकता है कि आप थोड़ी सी मार खा लेते हो, लेकिन थोड़ी देर में आप उसको परख लेते हो, समझ लेते हो, फिर मन में एक प्लान तैयार कर लेते हो कि इससे लड़ना कैसे है, फिर आप जीत जाते हो। वैसे हमारी बॉडी में जब कमज़ोर माइक्रोब्स आते हैं तो हमारा शरीर उनको झेलता है और थोड़े ही दिनों में उनको मारने के लिए जिस तरीके से एंटीबॉडी होनी चाहिए वैसे एंटीबॉडी तैयार करता है और फिर तब उन्हें मार देता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। एंटीबॉडी हमारे शरीर में ही होते हैं और हम उस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। फ्रॉम द डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, हमेशा के लिए हम उस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। कभी भी वो माइक्रोब्स दोबारा हमारे बॉडी में आएंगे तो अब हमारे पास एंटीबॉडी है, हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हम बीमार भी शायद नहीं होंगे। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन जो होता है इस तरीके से काम करता है। मतलब वैक्सीन को आप ये मत समझना कि तैयार किया हुआ एक मेडिसिन है, ठीक है, जो लगा और तुरंत जाके मार दिया, नहीं। यह कमज़ोर माइक्रोब्स ही हैं जो हमारी बॉडी में जाएंगे, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इनको पहचानेगा, फिर इनके हिसाब से एंटीबॉडी तैयार करेगा, फिर हमारा शरीर इससे लड़ेगा, हमारी रक्षा करेगा। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अनेकों बीमारियां हैं जिसमें कि कॉलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स है, चेचक कहते हैं, और हेपेटाइटिस है। इन सारी बीमारियों को वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। मतलब पहले ही उनको वैक्सीन लगा दो, ठीक, ताकि जब कभी भी उनके अंदर सच का माइक्रोब इंटर करे तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ रहे और आसानी से वे ठीक हो जाएं, ज़्यादा सीरियस ना होने पाएँ।
इसलिए बचपन में देखो, बच्चों को बचपन में ही बहुत सारे वैक्सीन लगा दिए जाते हैं अलग अलग बीमारियों के, ताकि आगे चल के भविष्य में उनको बीमारी ना हो। एडवर्ड जेनर एक बहुत ही फेमस नाम है, डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 में इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन की खोज की, और आज लगभग स्मॉल जो पॉक्स बीमारी है ये पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, न के बराबर इसके केसेस आते हैं। आज इसकी वजह से किसी की मृत्यु नहीं होती है, नहीं एक समय हुआ करता था कि इसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिजीजेज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्या बचपन में आपको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए गए थे ताकि आपको अनेकों बीमारियों से बचाया जा सके? क्या आप इन बीमारियों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हो? अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हो। तो भाई आपको इसका आपको पोलियो का दिया गया था बचपन में, स्मॉल पॉक्स का दिया गया था, आपको ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी का दिया गया था। इन सारी बीमारियों का वैक्सीन बच्चों को बचपन में ही लगा दिया जाता है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट डिजीजेज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। यू माइट हैव सीन द advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program PPP. Polio drops given to the children are actually a vaccine. करा कि यह बहुत ज़रूरी है कि सारे बच्चों की, जो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेंस हैं, उनकी इन बीमारियों से रक्षा की जाए। जो आवश्यक वैक्सीन्स हैं वो आसपास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। मतलब आपको बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाना है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही कुछ वैक्सीन लगा दी जाती हैं, फिर समय के अंतराल पे टाइमिंग होता है कि 2 महीने पे, 3 महीने पे, इस तरह के आपको ले जाना होता है, फिर बच्चे को वैक्सीन बारी बारी से लगती हैं। तो आपको पास के हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ से वैक्सीन लगवाना है। अगर आप टीवी में या न्यूज़पेपर में आपने ऐड भी देखा होगा, ठीक है, जिसमें उन्होंने बच्चे को पोलियो से बचाने का ऐड किया होता है, जिसको पल्स पोलियो प्रोग्राम कहते हैं, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, जहाँ पे बच्चे को 2 ड्रॉप, ठीक है, पोलियो का एक लिक्विड पिलाया जाता है। तो वह असल में एक वैक्सीन होता है, ठीक, और कोई दवाई नहीं होती, वैक्सीन होती है जो बच्चे की बॉडी में जाएगी, फिर बच्चे की बॉडी में पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे, ताकि उसको भविष्य में कभी भी पोलियो नाम की बीमारी ना हो। यह बीमारी अपने आप में काफ़ी डेंजरस बीमारी है, क्योंकि जिस किसी को भी होती है ये बीमारी, प्रॉब्लम में होती है कि उन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, या नर्वस सिस्टम पे काम करता है, और वहाँ से जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में नर्व्स आए होते हैं उन्हें डैमेज कर देता है। तो इंसान जो होता है 1 साइड पैरालिसिस हो सकती है या 2 साइडेड हो सकती है, कई प्रकार की पैरालिसिस ही होगी। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. क्या पूरी दुनिया में, ठीक है, कैंपेन चलाया गया, एक मुहिम चलाई गई, एक अभियान चलाया गया, ठीक, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और आज फाइनली आखिरकार पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी ख़त्म हो चुकी है। कहीं कहीं रेयर केसेस आते हैं, ठीक, लेकिन अब उसमें डेथ नहीं होती है। एक समय था कि इस वजह से लोगों की डेथ हो जाया करती थी। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल बहुत बड़े स्तर पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाया जाता है, ताकि ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को अनेकों बीमारियों से बचाया जा सके। भाई वैक्सीन में करना क्या है, जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म से बीमारी हो रही है उसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को लेना है, कमज़ोर लेना है, ठीक है, जो बॉडी में जाके आपको बीमार करके मार ना सके, ठीक। कमज़ोर रहेगा तो उसको समय लगेगा आपको सीरियस लेवल पे पहुंचाने में, मतलब आपको ठीक से बीमार करने में उसे टाइम लगेगा, और तब तक हमारी बॉडी उसके जीन्स को देख के कॉपी करके उसको कैसे मारना है ये डिसाइड करके एंटीबॉडी बना लेगी, और आप बीमार होने से पहले ही सेफ हो जाओगे। अब वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में हमेशा के लिए रहेगा, मतलब दोबारा कभी भी वो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में आते हैं तो आपकी बॉडी आराम से लड़ेगी और आप सेफ हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, मतलब बढ़ाना है भैया, क्या बढ़ाना है, मिट्टी की उर्वरता।
ये माइक्रोब्स जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी काम करते हैं। मतलब जो न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स हम देते हैं ना, खाद देते हैं, ये वो वाला भी काम कर लेते हैं। इतने फ़ायदे के हैं हमारे लिए। अभी नुकसान बताऊंगा तो आप कहो कि बहुत नुकसान करते हैं, तो फ़ायदे से ज़्यादा तो नुकसान कर दे रहे हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. कुछ बैक्टीरिया हैं जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को, ठीक है, मिट्टी में मिला सकते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, उसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे और मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। इन माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, मतलब जैविक, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरक हिंदी में कहे तो, मतलब ये लोग जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, ठीक, जो नेचुरल हैं, इसलिए हम उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। तो भाई मैं भी बात कर रहा था कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, नुकसानदायक भी हैं। फ़ायदे को देखोगे तो फ़ायदा समझ में आएगा, नुकसान को देखोगे तो नुकसान समझ में आएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक। तो हमेशा आपको केवल फ़ायदा नहीं देखना होता है, फ़ायदा नुकसान दोनों को साथ में लेके चलना होता है। यही तो लाइफ है। हर जगह फ़ायदा ही होने लग जाएगा तो फिर आपको फ़ायदा होता क्या है समझ में नहीं आएगा। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का ही है, ठीक है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसके पास सारा कैरेक्टर एल्गी का के जैसा होता है, ठीक, मतलब एल्गी के जैसा क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक। इस वजह से इसको नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। नहीं तो इसका अपना जो खुद का नेम है वो है साइनोबैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन में जब पहली बार एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, मतलब पूरे ऑर्गेनिजम्स का जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उस समय पे इसको साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया के ग्रुप में नहीं रखा गया था, बल्कि एल्गी के साथ रखा गया था। इस वजह से इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ गया। बाद में फिर जब रिवाइज किया गया, अच्छे से क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए बैक्टीरिया के, फंगाई के, प्रोटोजोआ के, एल्गी के, तब पता चला कि भैया इसमें केवल एक ही कैरेक्टर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है भोजन बनाने का। इस वजह से हम इसको एल्गी में रखे थे, लेकिन बाकी इसका सेल स्ट्रक्चर जो है, ठीक, बाकी अदर जो फंक्शंस हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकारियोटिक, सब कुछ देखते हुए पता चला कि भाई ये बैक्टीरिया है, इसको बैक्टीरिया के ग्रुप में रहना चाहिए, न कि एल्गी के ग्रुप में रहना चाहिए। तब से ये बेचारा बैक्टीरिया हो गया। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, वातावरण की सफाई में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक। उतना आप आदमी को पैसे देकर सफाई नहीं करा सकते, कोई वो कर ही नहीं पाएगा जो काम वो करते हैं। बूझो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मेन्योर। बूझो पहले ने देखा था उनके स्कूल का जो माली था वो खाद बना रहा था। अलॉन्ग विद दियर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट, अपने दोस्तों के साथ वे सारा जो कचरा होता था इकट्ठा करते थे, जैसे पत्ती का छिलका, सब्जी का छिलका, फल, आसपास के हाउसेस से, बगीचों से, ठीक। दे पुट देम इन अ पिट, उन्होंने उसके गड्ढे में डाल दिया। मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक, इसलिए डाला कि वेस्ट नष्ट हो जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इट डिकम्पोज, या टूट गया, एंड गॉट कन्वर्टेड टू मेन्योर, और ये खाद में बदल गया, क्योंकि भाई सब कुछ बायोलॉजिकल था। प्लांट एनिमल्स के अगर रिमेन्स हैं तो वे नेचुरली डिकम्पोज होके, ठीक, डिकम्पोज कौन करेगा? ही बैक्टीरिया करेंगे, और वह खाद बन जाएगी। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूझो पहले ये जानना चाहते थे ये अपने से कैसे हो गए, भाई हमने तो ला के कल गड्ढे में फेंक दिया था और ये तो खाद बन गई, अपने आप बन गई। खाद अपने आप नहीं बन गई भाई, बैक्टीरिया ने तोड़ तोड़ के खाद बनाया उसको। तो आपको नहीं पता है तो आप उसको, बैक्टीरिया को उसका क्रेडिट नहीं दोगे। एक्टिविटी कर लो एक। टेक 2 पॉट्स, 2 आपको गमले लेने हैं, एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, और सबको आधा आधा मिट्टी से भर दो। मार्क देम ए एंड बी, एक पे ए लिखो, दूसरे पे बी लिखो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, पॉट ए में आपको प्लांट का वेस्ट रखना है, मतलब पत्ती, छिलका, उल्का, इस टाइप की चीज़ें। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। अब पॉट बी में क्या रखना है? पॉलीथीन रखना है, खाली बोतलें रखनी है, प्लास्टिक के खिलौने रखने हैं। पुट द पॉट्स असाइड, और दोनों गमलों को बगल में उठा के कहीं बगल में हटा के रख दो। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 हफ्ते के बाद दोनों को आपको क्या करना है? देखना है। तो भाई पता चलेगा पॉट ए जिसमें पत्ती का छिलका उलका रखा था ना, पूरा सड़ के खाद बन गया है, और पॉट बी जिसमें प्लास्टिक का ये सब रखा था वो वैसा का वैसा आज अभी भी है। मतलब भाई हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं, जो प्लांट का वेस्ट है वह बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उसको बैक्टीरिया तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। वहीं पे प्लास्टिक वेस्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बैक्टीरिया उसको तोड़ नहीं सकता। मतलब हम कहीं भी प्लास्टिक को फेंक रहे हैं,
कूड़ा उसका रख रहे हैं तो अपने से टूटेगा नहीं, सालों का साल ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि तो भाई नेचुरल जो डिकम्पोजर है बैक्टीरिया हैं वो इसे तोड़ नहीं पाएंगे, तो पोल्यूशन लेवल को हमेशा क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसलिए कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि मार्केट जाइए तो खुद का झोला लेके जाइए, सब्जी को झोले में ले आइए, पॉलीथीन बैग को कम से कम कैरी करिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द टू पॉट्स? करा कि आपको दोनों, अब आप करा कि आपने देख लिया ना, आपकी ड्यूटी करनी थी 3 से 4 हफ्ते बाद देखना है, करा कि आपको दोनों ही गमलों में कुछ अंतर पता चला? इफ़ सो, यदि हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो अंतर है क्या, आपको बता देना है। तो आप बताओगे कि भाई पहला जो पॉट है उसमें प्लांट वेस्ट था, बायोडिग्रेडेबल था, सारा का सारा टूट के खाद बन गया। दूसरे वाले में प्लास्टिक था जो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, वो नहीं टूटा है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आपको पता चलेगा कि प्लांट पॉट ए में जो प्लांट वेस्ट है वो पूरी तरह से सड़ के खाद बन गया है। ऐसा कैसे हुआ? तो भाई द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की एक वजह से जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। जो न्यूट्रिएंट्स इस डिकम्पोजिशन के दौरान निकले हैं, पौधे उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसको हमें पौधों को खाद के रूप में दे देना है, पौधे दोबारा इसमें से मिनरल्स आराम से ले लें। अब डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी? क्या आपने पॉट बी को देखा? नहीं देखा तो देखो भाई। द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। उनमें तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे का तैसे पड़े हैं। द माइक्रोब्स कैन नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। ठीक है, माइक्रोब्स जो है उनके साथ कुछ नहीं कर सकती, उन्हें खाद में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करो, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो, बहुत ही हार्मफुल हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप अक्सर ही बहुत ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर, मतलब प्लांट एनिमल वेस्ट जो हैं, ठीक, जैसे मरे हुए पत्तियों के रूप में, कभी कभी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के रूप में ज़मीन पर पड़ा हुआ देखते हो, अक्सर ऐसा देखते हो ना। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। लेकिन आप ये भी देखते हो कुछ समय के बाद वे गायब हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दिस इज बिकॉज the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रोब्स है ना, वे डेड जो मैटर है ना प्लांट का, एनिमल वेस्ट का, उसको तोड़ देते हैं, तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए थोड़े दिन के बाद उसको दिखाई देता ही नहीं। These substances are used again by other plants and animals. और इन सब्सटेंस का इस्तेमाल दूसरे प्लांट और माइक्रोऑर्गेनिजम्स फिर से करते हैं। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो जो माइक्रोब्स हैं ये बदबू फैलाने वाले जो सब्सटेंसेज हैं उनको तोड़ देते हैं, जो हानिकारक हैं आपके आसपास उन्हें तोड़ देते हैं और आपके वातावरण को साफ करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, आपके रहने लायक बनाते हैं। तो भाई इनको धन्यवाद करो, ठीक है। और ये साबुन वाबुन बहुत ज़्यादा फेंकना बंद कर दो, खेतों में प्लास्टिक फेंकना बंद कर दो, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा 10 साल 20 साल 25 साल तक वैसा ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है उसके साथ, ठीक। कभी खुदाई में आपको ज़मीन के अंदर मिल भी जाता होगा तो आप सोचोगे कितने साल से यहाँ पड़ा है, नहीं सोचते ना। सोचो भाई, ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा इसलिए होती है कि आपको सोचना सिखाए, आपको आपके अंदर बुद्धि पैदा करे, ठीक। ज्ञान हमेशा जीवन में इसीलिए ले जाता है जो आपको बुद्धिमान बनाए, ठीक है, आपको विचारवान बनाए। अगला पॉइंट है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Microbes are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वे बहुत सारे तरीके से हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो मनुष्य में, पौधों में और दूसरे एनिमल्स में बीमारी भी पैदा करते हैं, मतलब ये बीमार करने का काम करते हैं। Such disease causing microbes are called pathogen. ऐसे बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स को हम पैथोजन कहते हैं, आगे यही लिखा है। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो खाने को ख़राब कर देते हैं, मतलब खाना ख़राब करके भी आपको बीमार करेंगे, आपका कपड़ा ख़राब करते हैं, लेदर ख़राब करते हैं। चलो उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं आगे, एक एक पॉइंट बढ़िया से एकदम समझ लेना है आज, ठीक। दोबारा इस टॉपिक में गलती नहीं करनी है। कोई पूछेगा फटाफट बताएंगे, क्योंकि सर ने पढ़ाया था।
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, मनुष्य में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले चलो मनुष्य की बात कर लेते हैं, हम ही हैं, अपने बारे में बात पहले करेंगे, नहीं पहले अपनी, बाकी बाद में दुनिया की। वैसे भी आजकल हर कोई अपना देखता है, बाद में दूसरे का देखता है। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. पैथोजेंस जो हैं वे हमारे बॉडी के अंदर खाने से, सांस लेने से, पानी पीने से हमारे बॉडी में के अंदर जा सकती हैं। कह रहा है कि हमारे बॉडी में कोई बीमार आदमी है, ठीक है, इसको जुकाम हुई है, वो छींक रहा है, उससे मिलने से, उसके कांटेक्ट में आने से भी जा सकता है, या कोई दूसरा एनिमल हमारी बॉडी में पहुंचा सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन से भाई हाथ हैंडशेक से बचो, ठीक, मच्छर उच्छर काट रहा है, मक्खी बैठ रहा है तो उससे भी सावधान रहो। ये सही, यही सब तो पहुँचाने वाले एनिमल हैं। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। कह रहा है वे माइक्रोब से होने वाली बीमारियाँ जो एक बीमार व्यक्ति से, ठीक है, एक स्वस्थ आदमी के अंदर जा सकती हैं, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, छींक के माध्यम से, हाथ मिलाने से, खाना के माध्यम से, इन सारे मीडियम से अगर जा सकती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। एग्जांपल है भाई कॉलेरा, ठीक है, इन्फेक्टेड फूड से, वाटर से होता है। कॉमन कोल्ड एयर से होता है। चिकन पॉक्स ये भी इन्फेक्टेड टच से, मतलब हाथ मिलाने से, कपड़े को छू लेने से, माथ से हो जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, एयर के थ्रू होता है, मतलब भाई जिसको टीबी हुई है वो छींक दिया, खांसी की दिया, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आए एयर में, आपने सांस लिया, आपके अंदर चला गया। या वो बीमार है, उसने ऑलरेडी छींक रखा है, हाथ में उसके माइक्रोब्स लगे हैं, आपने हाथ मिला लिए, आपने टच कर लिया, तो आपको बीमारी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि होगी, लेकिन हो सकती है, चांसेज हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक। कभी हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर्स बहुत केयर करते हैं सब चीज़ों का, ठीक है, वे पेशेंट को देखेंगे, ग्लव्स लगा के देखेंगे, ठीक है। अब आपको देखने के बाद फिर जैसे नॉर्मल कुछ करना होगा, ग्लव्स निकाल के डस्टबिन में फेंक देंगे, हैंड सैनिटाइज़र लगाएंगे, फिर आप कोई और काम करेंगे। प्रॉपर केयरिंग की जाती है, मतलब उन्हें ट्रेंड किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, और इस ट्रेनिंग का बाकायदे वे अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं। वे लापरवाह हो भी नहीं सकते ना, अगर उनकी हैबिट नहीं रहेगी, तो किसी की सर्जरी करनी है तो उस समय पे उनके जो वही हैंड्स हैं उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को छुएंगे सर्जरी के दौरान। तो अगर वे सफाई नहीं रखेंगे, कोई माइक्रोब्स उनके यहाँ से उसके अंदर चला गया तो फिर तो सारा कुछ बेकार हो गया ना, इसलिए बहुत केयर करते हैं। और आप में से जो कोई भी पढ़ के डॉक्टर बनने वाला होगा वो सब ये जाके वहाँ सीखेंगे जब पढ़ाई करेंगे। तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ एन हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। जब एक आदमी जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है छींकता है तो भाई बहुत छोटी छोटी बूंदें जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देती मॉइस्चर की, जिसमें हज़ारों वायरस हैं, हवा में फैल जाती हैं, ठीक है। वायरस अब किसी हेल्दी आदमी के शरीर में जो सांस लिया, ठीक है, चला जाएगा और उसको बीमार करेगा, उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगी। इसलिए जब आपको कॉमन कोल्ड हो मास्क ज़रूर लगाएं, इसीलिए कहता है कि यूज योर मास्क, ठीक है। कफिंग स्नीजिंग से पहले अपने नाक को, मुँह को ढक के रखो। तो ये बुझो बोलता है, तो भाई कैसे हज़ारों बीमारियों को, कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने से बचाएंगे हम। तो उसकी बहन बोलती है हमें अपने मुंह पे या नाक पे हैंडकरचिप रखनी चाहिए, रुमाल रखनी चाहिए जब छींक रहे हों, ठीक। और ज़रूरी है बाकियों के लिए कि वे आप जिसको छींक आ रही है उससे थोड़ा दूर बैठो, ज़्यादा पास ना बैठो, नहीं छींक आएगी आपको भी। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ जानवर हैं जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब के कैरियर के रूप में काम करते हैं, मतलब उनके माध्यम से ही वो माइक्रोब हमारे तक पहुंच पाता है, अदरवाइज हमारे तक नहीं आ पाएगा। उन्हें कैरियर कहेंगे या उन्हें वेक्टर भी कहते हैं, उन्हें वेक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। ये जो हाउस फ्लाई है, मक्खी को बड़े ध्यान से सबने देखा होगा, इस टाइम पर तो घरों में कुछ ज़्यादा ही भिनकती रहती हैं, क्योंकि बाहर गर्मी है, आपके घर में ठंडा होगा, आपने कूलर चला के रखा होगा, तो ये आपके घर में आके बैठती हैं। चलो इनकी कहानी जाओ। तो फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, व्हेन दीज फ्लाइज सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। अब जो मक्खियाँ हैं
ए गार्बेज मतलब कूड़े पेज, ठीक है। एनिमल एक्सक्रीट जो मनुष्यों का या जानवरों का गंदगी है, ठीक है, गंदा, ठीक है, मल जो है उस पर जाके बैठती हैं। जब ये बैठती हैं तो वहाँ से माइक्रोब्स इनके पैरों में चिपक जाते हैं, ठीक, इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। अब वही गंदे पैरों से, जिसमें गंदा पहले से लगा हुआ है, उससे आके आपके खाने पे बैठ गई, हो गया, माइक्रोब्स आपकी बॉडी में चला गया। आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि भाई वो इतने छोटे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बहुत थोड़ा सा गंदा लगा, उसमें हज़ारों बैक्टीरिया हैं, वो थोड़ा ही आपके खाने पे चला गया, थोड़ा सा आपको पता भी नहीं चला, आपने बड़े आराम से खा लिया, ठीक है, और पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंट्री कर लिए। थोड़े दिन के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो कुछ इधर उधर नहीं खाया था, फिर मैं क्यों बीमार हुआ? अरे भैया मक्खी से जो ढक के खाना नहीं रखे थे, जब खाना रखा है उसमें मक्खी भी बिना रही है, ठीक, दाल निकाल दिया करछुल से, करछुल के ऊपर मक्खी बैठी है, फिर वही करछुल दोबारा दाल में डाल दिया, पैथोजन फैल गए भाई, इतना बहुत है बीमार करने के लिए। हाँ, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है जो लड़ता है, नहीं तो अगर न रहता तो फिर तो आप रोज़ बीमार ही रहते, कभी ठीक ही नहीं रहते। फिलहाल सावधानी, सफाई बहुत ज़रूरी है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, जो आदमी भी उस खाने को खाएगा ना वो पक्का बीमार हो जाएगा, यही बोल रहा है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा भोजन को ढक के रखिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, अगर आपको खाने पीने की चीज़ें कहीं भी खुली दिखती हैं, ढक के नहीं रखी गई हैं, तो आप उसको मत खाइए, बिल्कुल अवॉइड करिए। जैसे होटलों पे जाओ, दुकानों पे जाओ, वहाँ पे समोसे तल के रखे हैं, ऐसा खुला हुआ है, ठीक, जलेबी बन के रखी है, मक्खी भिनभिना रही है उसके ऊपर गुलाब जामुन बना हुआ है। तो अगर इस तरीके का दिख रहा है कहीं पे भी कि उस पर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं, बिल्कुल मत खाओ भाई, क्योंकि खाना नहीं खा रहे हो आप, पेट नहीं भर रहे हो, बल्कि आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हो कि आ जाओ भैया हमको बीमार कर दो। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करो, ठीक, साफ़ सफाई देख के ही कहीं पे भी कुछ खाओ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एक दूसरा भी एग्जाम्पल बता रहे हैं कैरियर का, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एक मच्छर है फीमेल, ठीक है, इसके काटने से मलेरिया बीमारी होती है, ये मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करती है, ठीक। होता क्या है कि जो मच्छर है इसके सलाइवा में मलेरिया के पैरासाइट्स रहते हैं, इसके बॉडी में जो इसका सलाइवा होता है, मतलब थूक कहते हो ना, थूक, उसमें रहते हैं। जब आपको आके काटता है, मतलब अपनी पाइप को जब आपके ब्लड बॉडी में धंसाता है ब्लड को लेने के लिए, तो उस दौरान आपके ब्लड में कुछ माइक्रोब्स को छोड़ देता है, मतलब कुछ मलेरियल पैरासाइट्स को छोड़ देता है, प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है ना, जो प्रोटोजोआ है, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। उस दौरान प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में चला जाता है, फिर वहाँ पे वो आपकी बॉडी में ग्रो करता है, आपके लीवर में जाके रहता है, फिर जब ढेर सारी संख्या हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है, रेड ब्लड सेल्स फटना चालू होती हैं, ठीक, उसकी वजह से चिलनेस, फीवर, शरीर में ऐठन, दर्द, ये सब स्टार्ट होता है। ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपको पता चलता है कि मलेरिया हुआ है, ठीक। अब ये इन्फेक्टेड फॉर्म में आपके ब्लड में घूमते रहते हैं। अब कोई मच्छर जाता है, ठीक है, जो आदमी बीमार है उसको काटता है, फिर उसके ब्लड से फिर से इन्फेक्टेड फॉर्म मच्छर के पास आता है, फिर मच्छर जाके दूसरे को काटता है, इस तरीके से बीमारी का साइकिल घूमता रहता है। कह रहा है दूसरा है फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये भी एक मच्छर ही है, फीमेल एडीज, यह डेंगू वायरस का कैरियर है, मतलब डेंगू जो बीमारी होती है ना, एक वायरस की वजह से होती है, फीवर वाली बीमारी है, ठीक, काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी तो जानलेवा है, होती है तो काफ़ी केयरिंग करनी पड़ती है, तो मौत हो जाती है लोगों की, प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरता है बॉडी में और एट लास्ट डेथ हो जाती है। तो भाई किस तरीके से हमें मलेरिया और डेंगू से बचाव करना है? आसपास पानी मत इकट्ठा होने दो, मच्छर मत फैलने दो, मच्छरदानी लगा के सो, ठीक है, खिड़कियों में नेट्स लगा के रखो, और मॉस्किटो को किल करने के लिए स्प्रे केमिकल्स का छिड़काव करवाते रहो अगल बगल, तो आप स्वस्थ रहोगे, बच के रहोगे। All mosquitoes breed in the water, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot etc. कह रहा है सभी मच्छर जो हैं पानी में ही ब्रीडिंग करते हैं, मतलब पानी में ही अंडे देते हैं, फिर बच्चे तैयार होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पानी को इकट्ठा मत होने दो कहीं पे भी, चाहे कूलर हो, टायर हो, फूलों का गमला हो। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, अपने आसपास साफ़ सुथरा और सूखा रख के, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, हम मॉस्किटो मच्छर को पैदा होने से ही रोक सकते हैं, पैदा नहीं होगी तो उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कह क्या क्या आप बचाव कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक, और फिर उसे करो ताकि मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। अब यहाँ पे एक टेबल है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो कि मनुष्य में होती है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होती हैं, तो उस बीमारी का नाम, कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, कैसे फैलती है और क्या बचाव है, ये सारा यहाँ पे दिया है। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है,
बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, हवा मुख्य जरिया होता है फैलने का। मीसल्स है, वायरस की वजह से होता है, हवा क्या है, जरिया है। चिकन पॉक्स है, वायरस से फैलता है, चाहे हवा से फैलेगा चाहे कॉन्टैक्ट से फैल जाएगा। पोलियो है, ये भी वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, फैलने का रीजन एयर वाटर दोनों ही हो सकते हैं। इन सारे केसेस में प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को एकदम अलग कर दो अगर बीमार कोई होता है तो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, उसके जरूरी सामान जैसे तौलिया, कंघी, पानी का ग्लास, ठीक, बिस्तर, तकिया, सब उनका अलग रखो, ठीक है, बाकी सबसे कॉन्टैक्ट दूर रखो। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, सही समय पर उनको वैक्सीनेशन करा दो। ये सारी चीज़ों का वैक्सीन मार्केट में है, पोलियो का, ट्यूबरकुलोसिस का, मीसल्स का, चिकन पॉक्स का। आगे चलते हैं। कॉलेरा है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, फैलने का जरिया वाटर फूड हो सकता है। टाइफाइड है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, फैलने का जरिया वाटर हो सकता है, ठीक है। बचाव क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई रखो। सैनिटरी हैबिट्स मतलब फ्रेश, वॉशरूम जाओ तो हाथ धोना, ठीक है, वॉशरूम की सफाई, ये सब कुछ बहुत प्रॉपर रखो। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाओ, मतलब कच्ची चीज़ें मत खाओ ज़्यादातर, ठीक। एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पियो अगर आसपास पानी साफ नहीं है। वैक्सीनेशन इसके लिए भी होता है, वैक्सीन लगवा सकते हो। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, फैलने का जरिया वाटर है, इसके लिए आपको उबला पानी पीना है और वैक्सीनेशन करा लेना है हॉस्पिटल से। मलेरिया है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। भाई ये मलेरिया के कई प्रकार के होते हैं, जैसे पीवी होता है, पीएफ होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ठीक। सबके अलग अलग वो हैं, मतलब खतरे हैं, कोई ज़्यादा सीरियस होता है, कोई सिंपल होता है, उतना खतरा नहीं पहुंचाता। इसका कैरियर क्या है, मॉस्किटो है, मच्छर ही हमेशा फैलाएगा, बाकी पानी हवा खाना से नहीं फैलने वाला मलेरिया, इसलिए मच्छर से बच के रहो, अपने आप मलेरिया नहीं होगी। करना क्या है, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि पता चल रात को लगा के बोर्ड में चालू करके सो गए कमरे में, पूरा रात वो फैल रहा है, नहीं, कमरे में 1 घंटे के लिए चालू कर दो जब आप ना हो उस समय, ताकि मच्छर कमरे में से भाग जाएँ, ठीक। और जब आओ तब उसको नहीं चालू करना है, क्योंकि अगर वो केमिकल जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, आपके सांस के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। करा इंसेक्टिसाइड्स अगल बगल छिड़को, मतलब जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो, मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव करो ताकि मच्छर मर जाए, पानी को इकट्ठा मत होने दो, ठीक। आराम से आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स टू प्रिवेंट आर सोन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में कुछ बीमारियाँ जो मैं इसको प्रभावित करती हैं, उनके फैलने का तरीका और उनसे कैसे बचना है, ये दिया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है भाई, ये सीधे आता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस से किसकी वजह से होता है, कॉलरा किसकी वजह से होता है। तो आराम से बता लो कि बैक्टीरिया, टाइफाइड, ठीक है, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, या बताने लायक सक्षम रहो, ठीक। तो बच्चों आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।